और दुआओं का सहारा लें। हमने अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि कहीं भी वॉशरूम ना करें जहाँ हमें मशकूक लगे। ये थी मेरी कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम वलीद है और मैं सियालकोट के गांव जिसका नाम रोरस है का रिहायशी हूँ, जो सियालकोट एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। मगर शादी के बाद मैं शहर शिफ्ट हो गया। ये वाकया 2016 का, जब मेरे वालिद की कुवैत से कॉल आई। मेरे वालिद ने कहा कि कल सुबह 4 बजे की फ्लाइट से मेरे बीमार दोस्त को आना है। आप इन्हें एयरपोर्ट से पिक करके बस स्टेशन तक छोड़ आए, आगे से वो लाहौर जाएंगे। खैर रात हुई और मैंने सोचा कि मैं 2 बजे के करीब निकल जाऊंगा। मौसम भी खराब था और बारिश भी हो रही थी। हमारा गांव रात को बहुत वीरान हो जाता। जैसे ही 2 बजे का वक्त करीब आया, मैंने तैयार होना शुरू कर दिया। मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि अकेले मत जाना, किसी को साथ लेकर जाओ। मगर मैंने किसी को साथ लेने को मुनासिब ना समझा, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत करीब है, तकरीबन 8 किलोमीटर दूर। खैर मैंने अपनी बाइक निकाली, क्योंकि मेरी गाड़ी हवेली में खड़ी थी। फिर मैं बाइक पर घर से निकलकर दूसरी गली तक पहुंचा। वहां मेरी मुमानी, जिनका नाम सफिया है, गली के कोने पर खड़ी थी और बारिश तेज हो रही थी। मैंने इन्हें रोका और पूछा कि मुमानी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? इन्होंने कहा कि मैं दूध लेने जा रही हूँ, बारिश की वजह से यहाँ रुक गई हूँ, मुझे बाहर तक साथ ले चलो। मैंने इन्हें बाइक पर बिठाया और गली से बाहर ले गया। जब मैंने इनको बिठाया, इन्होंने हाथ मेरे कंधे पर इतना जोर से रखा कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। खैर मैंने कुछ नहीं कहा। हमारे गांव के बाहर एक मदरसा, इसके पास कब्रिस्तान है। मैंने पूछा कि कहाँ उतारूं। पहले तो कुछ बोली ही नहीं, मगर 3 बार पूछने के बाद इन्होंने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे यहाँ जाना है। जब मैंने इनका बाजू देखा तो अचानक मुझे बहुत डर लगा। उनका बाजू उनके जिस्म से काफी लंबा लग रहा था। मैं बहुत डर गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने फौरन अपनी बाइक को मोड़ा और वापस अपने गांव की तरफ चला गया। जब मैं वापस गांव की तरफ आ रहा था, मैंने रास्ते में 2 जगह इनको खड़ा देखा, जिससे मेरा डर और बढ़ गया। फिर जब मैं गांव पहुंचा, हमारे सर्वेंट ने दरवाजा खोला और मुझसे पूछा कि वलीद, क्या बात है, इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ? मैंने सब कुछ बताना मुनासिब नहीं समझा। फौरन गाड़ी निकाली और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। बारिश थोड़ी कम हो गई थी और हमारे गांव से बाहर निकलते ही खेत और जमीनें शुरू हो गईं। मैं गाड़ी चलाते हुए परेशान और डरा हुआ था और रास्ते में बहुत सुनसान इलाके थे। मैंने अपनी वालदा की बात याद की, किसी को साथ ले जाओ। आधे रास्ते पर मैंने सोचा कि अपने मुलाजिम को साथ ले आता। जैसे ही मैं सोच रहा था, अचानक सुनसान सड़क पर एक आदमी ने मेरी गाड़ी को रोकने का इशारा दिया। मैं पहले ही डरा हुआ था, फिर मुझे ऐसा लगा कि वो कोई जाना पहचाना आदमी है। मैंने गाड़ी रोक ली। जब मैं उसके करीब गया तो वो कोई और ही था। वो मेरे पास आया और कहने लगा, गाड़ी से उतर जाओ, आपसे काम है। मैंने कहा, मैं आपको नहीं जानता और यहाँ कोई आबादी नहीं है, आपको मुझसे क्या काम है? फिर अचानक दूर खेतों से एक आवाज आई, ये वली साहब हैं रोरत से, इन्हें साथ ले आओ। मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि ये मुझे जानते हैं। मैं गाड़ी से उतर गया। एक तरफ मुड़कर देखा तो एक खेत में टेंट लगे हुए थे, जैसे कोई शादी का फंक्शन चल रहा हो। खैर मैं उस आदमी के साथ जमीनों के बीच से होता हुआ गया। अब फ्लाइट का वक्त भी करीब था और बारिश भी बंद हो चुकी थी। मैंने सोचा, चलो ये मुझे जानते हैं तो थोड़ा आराम से जाता हूं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि रोशनी ही रोशनी है, मिठाइयों की कई किस्में और बहुत सारा खाना था। वहां वाकई शादी का कोई फंक्शन चल रहा था और बहुत सारे लोग थे।
मगर एक बात अजीब थी कि वहां मुझे कोई भी जानने वाला नजर नहीं आया। जैसा कि मुझे लग रहा था कि वो मुझे जानते हैं और मेरा नाम भी लिया, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरी पहचान में कोई नहीं था। फिर मुझे बिठाया गया। बहुत से लोग थे, सब मेरी तरफ बगौर देखकर गुजर रहे थे। मुझे मिठाई खाने के लिए मजबूर किया गया, मगर मैंने इनकार कर दिया क्योंकि एक दिन पहले मैंने अपने दांतों का इलाज करवाया था और परहेज पर था। वहां एक बुजुर्ग ने बहुत जोर दिया कि ये खुशी का मौका है, मगर मैंने माजरत की। फिर उन बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, मिठाई खाओ। और जब मैंने इनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें स्याह और चेहरे में अजीब मुस्कुराहट थी, जिससे मेरा खौफ बढ़ गया। अचानक ही मैंने नीचे देखा, उन बुजुर्ग के पांव टेढ़े थे। मैं समझ गया कि यह मामला कुछ और है। मैं फौरन उठकर आयतल कुर्सी पढ़ता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ भाग गया। मुझे नहीं पता मैं कब और कैसे गाड़ी के पास पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट की और बहुत तेजी से वहां से निकल गया। मैं पीछे के शीशे से देख रहा था कि वो सड़क पर खड़े हैं और मुझे जाते हुए देख रहे हैं। मैं बहुत डरा हुआ था और अब मेरी कोशिश थी कि किसी तरह उस सुनसान इलाके से निकलकर एयरपोर्ट रोड तक पहुंच जाऊं। इतने में मुझे किसी के मेरी रंगत उड़ी हुई थी। जब मैंने गाड़ी के दरमियान वाले शीशे से देखा तो एक औरत गाड़ी के पिछली सीट पर बैठकर बुड़बुड़ा रही थी। चेहरे के आगे बाल ही बाल थे। मैं फौरन अल्लाह अकबर और कुरान की आयत पढ़ने लगा, जितना ऊंचा पढ़ सकता था। जब मैंने ये सब किया, इस मखलूक ने इतनी जोर से चीख मारी कि मेरी भी चीख निकल गई और मैंने देखा कि वो गायब हो गई। मैंने गाड़ी रोक दी, सांस लिया और अचानक सोचा कि गाड़ी क्यों रुकी, तो देखा कि एयरपोर्ट रोड आ गया। काफी गाड़ियां आ रही थी। मुझे नहीं पता मैं कब पहुंचा और कब रुका। खैर, मैं एयरपोर्ट पहुंचा और अपने वालिद के दोस्त को बिठाया और स्टेशन पर छोड़ने चला गया। पूरे रास्ते में मेरी हालत देखकर पूछते रहे कि क्या बात है, आप ठीक हैं? मगर मैंने कुछ नहीं बताया कि उनको क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। खैर, मैंने इन्हें उतारा और फजर के वक्त सूरज निकलने के बाद वापस अपने घर की तरफ चला गया। आते हुए मैंने वो जगह देखी जहां मुझे बुलाया गया था। वहां ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई फंक्शन, ना कोई टेंट वगैरह। घर पहुंचते ही मुझे तेज बुखार हो गया। अगले दिन जब घर में बिजली जाती है तो घर में अजीब हालात पेश आते। मैं समझ गया कि ये वही सब है। मेरी वालदा और भाई परेशान हो जाते हैं, मगर मैं खामोश रहता हूँ। अगले दिन सुबह नाश्ते पर मेरी वालदा और भी शिकायत करती हैं कि तुमने रात को पूछा तक नहीं कि क्या हुआ। मैं फिर भी खामोश रहा क्योंकि मैं जानता था कि ये सब क्या मामला चल रहे हैं। और इसके बाद 2024 हो गया, मेरी शादी हो गई, मैं शहर सियालकोट शिफ्ट हो गया, मेरे बच्चे हो गए, फिर मैं दुबई चला गया। यकीन करें कि अब तक वो चीजें मेरे साथ हैं और कभी कभार मुझे उनका एहसास होता है और मैं उनसे बात भी करता हूँ, मगर अब डरता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार खौफ तारी हो जाता। अब मेरी बीवी को इस बात का इल्म है और इसलिए एक दिन मेरी बीवी के रूप में मुझसे बात की। मेरी बीवी अपने मायके गई हुई थी। जब मैंने इसे सब बताया तो इसने भी डर महसूस किया, मगर मुझे बस इतना कहना है कि ये मामलात अब भी मेरे साथ है। ये था मेरा वाकया। अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी तीसरी कहानी भी भेजूंगा। मैं कश्मीर से हूँ। ये 9/2008 की बात है। जब मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं अपने अखराजात वगैरह के लिए कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं ताकि आगे जाकर इसे पेशे के तौर पर भी अपना सकूं। मैं फिल्म साजी में शामिल हो गया। इससे मेरे अखराजात भी निकल आते थे, तो मैंने इसे पेशे के तौर पर अपना लिया। वहां पर जो मेरे उस्ताद थे, इन्होंने मुझे तरबियत देने शुरू की।
कैमरा वगैरह ऑपरेट करना सिखाया। इन सब चीज़ों में मुझे 6 से 7 माह हो चुके थे और अब मैं अकेले जाकर भी फंक्शंस वगैरह संभाल लेता था। हुआ कुछ यूं कि मुझे शादी के लिए कॉल आई। वो मेरे जानने वाले ही थे। इन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप ये काम करते हैं, तो हमारे भाई की शादी है, अपने शादी की वीडियो शूट करनी है और इसके बाद फोटो शूट भी करना है, तो आप हमें कुछ ऐसा रेट दें कि हमें किसी और के पास ना जाना पड़े। मेरी उनसे डील हो गई। मेरी स्टडी भी चल रही थी, आखिरी सेमेस्टर था और साथ साथ मेरी क्लासेस भी चल रही थी। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि दिन के वक्त मेरी क्लासेस होंगी तो मैं मेहंदी वाला फंक्शन कवर कर लूंगा, मगर बारात वाले दिन आपने मुझे सपोर्ट करना, मैं शाम को आपको दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। इन्होंने कहा कि ठीक है। ये दिसंबर का महीना था, सर्दियां थोड़ी शुरू हो चुकी थी। जहां पर फंक्शन था वो शहर से 30 से 45 मिनट दूर था। वो लोग ऊपर पहाड़ पर थे। मेहंदी की रात मैंने फंक्शन अटेंड किया क्योंकि अगले दिन मेरी क्लास थी। मैंने अपने उस्ताद से कहा कि आप जाकर मैनेज कर लें, मैं शाम को आपको ज्वाइन कर लूंगा। फिर मैं अपनी क्लास अटेंड करने चला गया। शाम 4-5 बजे मैं वहां से फारिग हुआ तो शादी वाले घर चला गया। इस वक्त वो डोली लेकर आए हुए थे। मैं वहां पहुंचा तो कैमरा संभाला, फोटोशूट वगैरह किया और फिर रात 12 बजे तक दूल्हा दुल्हन का फोटोशूट होता रहा। फिर हम लोग ने खाना खाया। दूल्हा के भाई ने कहा कि हम आपको गाड़ी पर छोड़कर आते हैं। मेरे उस्ताद ने कहा कि आप इन्हें मना कर दें, हम यहाँ से नीचे उतरकर पैदल चले जाएंगे। मैंने इन्हें कहा कि आप लोग तकलीफ